ऑफिशियली 60,000 से ज्यादा किलिंग्स हो चुकी हैं, सैकड़ों लोग मर चुके हैं और औरतों और बच्चों की जो स्थिति है वो कवरेज में आ ही नहीं सकी कि उनकी समस्या क्या है वहां पर। रहती है और उनका कहना है कि अब तो बच्चे बच्चे बंदूक AK-47 और राइफल्स लेके घूम रहे हैं। अब वो सब ट्रेंड है, तो भले ही सीएम बदल जाए, लेकिन जो ये यंगस्टर्स की जो ट्रेनिंग हो गई है, आर्म्स एम्यूनेशन आर्सन में जो इनकी ट्रेनिंग हो गई है, इसको कैसे संभाला जाएगा? 2 साल से ज्यादा वो बच्चे अब स्कूल नहीं गए हैं, पढ़ाई नहीं की है, यंग बच्चे अपनी नौकरियां छोड़ के सब वहां बैठे हैं और उनको विलेज वॉलंटियर बनाया जा रहा है और उनको अब हर चीज में ट्रेनिंग हो गई है। अंडरग्राउंड ग्रुप्स तो हैं ही, लेकिन ये लोकल लोगों को भी ले जा रहे हैं। तो सीएम के बदलने के बाद भी ये हालत में कैसे शिफ्ट आएगा, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। वो संगम तो चले जाते हैं नहाने, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए होंगे प्रधानमंत्री? आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर गए ही क्यों नहीं? नॉर्थ ईस्ट का जो ऑफिशियल इंचार्ज है वो हेमंत शर्मा विश्वास, जो जिसकी कहा जाता है कि आतंकवादी गुटों में अच्छी पकड़ है, लेकिन वो भी वहां पर असफल रहे हैं। क्योंकि वहां पर क्या है कि आपको बताएं, दुर्गति इस तरीके की कि वहां का जो मैतेई महिलाओं का जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसको वहां पे रेवोल्यूशनरी ग्रुप कहा जाता था, मीरा पायबू, असल में वो खुद हिंसा में इन्वॉल्व है। आप आश्चर्य करेंगे कि महिलाओं ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की। में एक आदमी है जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं हुआ और जो वस्तुतः जिम्मेदार है वो है अमित शाह। राहुल गांधी इकलौता नेता है जो वहां पे गया और जो दोनों कम्युनिटीज के बीच में गया और जिसने कोशिश की कि इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत शुरू हो सके। और आप ये देखेंगे कि कुकी समुदाय के जो नेता हैं, एमएलएज हैं, वो दिल्ली आते हैं। जो मैतेई समुदाय के नेता हैं वो भी दिल्ली आते हैं। दोनों एमएलएज हैं, दोनों पावर शेयर कर रहे हैं, लेकिन डायलॉग इनिशिएट करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। और केवल ये पॉलिटिकल डिवीजन नहीं है, ये डिवीजन सोशल और कल्चरल भी हो चुका है। कि पीएम किसी हताहत से नहीं मिले, प्रधानमंत्री किसी हताहत से नहीं मिले, राष्ट्रपति किसी हताहत से नहीं मिले। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन चीजों से आखिरकार सरकार सबक क्यों नहीं लेती है? सबक ले लेना चाहिए था। हो सकता है दोबारा ऐसी कोई घटना घट जाए। वीआईपी मूवमेंट लगातार जारी है, उनको आम लोगों की कोई फिक्र नहीं है। वापस से यूपी सरकार के टूरिज्म में वापस वो अपना प्रचार में लग गई हैं। बीच में उन्होंने 1-2 दिन रोया, थोड़ा कुछ किया, तीसरे दिन से वो सेटल्ड है, क्योंकि अब ज्यादा दिन तक बुराई नहीं कर सकते हैं। आप यूपी में हैं और आप सरकार से पैसा ले रहे हैं, उनके टूरिज्म का आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, तो आपका रोटी पानी बंद हो जाएगा। कि इतनी खराब हालत का जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार है, तभी तो वो हटा नहीं आदमी वहां से। जो बीरेंद्र सिंह था वो, उसको क्यों नहीं हटाया गया वहां से? क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती रही होगी, वरना कुंभ के लिए हम और आप तो बड़े दुखी हैं कि वहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन हमारी जनता बड़ी सुखी है। इलाहाबाद को आने वाली कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसमें 20 से 30 किलोमीटर लंबा जाम नहीं हो और 48 घंटे से 2-2 दिन के जाम नहीं हो। कि अकेले हिंदू कम्युनल नहीं हो रहा है, मुसलमानों की एक पूरी जमात को रेडिकल किया जा रहा है। और मुसलमानों की जमात को रेडिकल करने वाले भी आरएसएस के लोग ही हैं। इंद्रेश कुमार सरी के लोगों का एक पूरा नेटवर्क काम करता है उसके अंदर। अगर आप अखबार में तस्वीर देखेंगे तो एक मस्जिद के सामने 5-6 बुलडोजर खड़े हुए। जब ये तस्वीर पूरी दुनिया में जाती होगी तो लोग क्या सोचेंगे कि अल्पसंख्यकों के मामले में भारत किस स्थिति में पहुंच चुका है। जो मेरी शिकायत है लोगों से या इस आंदोलन से या इस विचारधारा के समर्थकों से, वो यही है कि जब तक ये पकड़े नहीं जाते हैं तब तक ये माओवादी होते हैं, नक्सलवादी होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, और जैसे ही पकड़े जाते हैं वैसे ही मानवाधिकार कार्यकर्ता हो जाते हैं। हो रहा है, ऐसा लगता है कि रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ रिलीजन हो गया। सलाम नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान, indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी, नेशनल हेराल्ड से मेरे दोस्त विश्व दीपक और जानी मानी जर्नलिस्ट कशिश सिंह। आप सभी का स्वागत है आज के अखबार में। कशिश, हम लोग आज के अखबार की शुरुआत मणिपुर से करेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया या ये कहा जाए कि उनको लेजिस्लेटिव सपोर्ट उनका खत्म हो गया, तो उनको इस्तीफा देना पड़ गया। और आप, मुझको याद है, मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है, आप मणिपुर गई थी और आपने एक बहुत डिटेल रिपोर्ट बनाई थी द वॉर्म में, मैंने उसको पढ़ा भी। 3 मई 2023 से लगभग ऑफिशियली 60,000 से ज्यादा किलिंग्स हो चुकी हैं, सैकड़ों लोग मर चुके हैं और औरतों और बच्चों की जो स्थिति है वो जो कवरेज में आ ही नहीं सकी कि उनकी समस्या क्या है वहां पर। आपको क्या लगता है कि इनके इस्तीफे के बाद वहां कुछ बदलेगा, वहां हालात कुछ बदलेंगे और वहां कितनी बुरी स्थिति है इस समय? नहीं, देखिए, बीरेंद्र सिंह ने जो इस्तीफा अब दिया है, ये मई 2023 में सबसे पहला काम यही होना था। जब वायलेंस चलता आ रहा था लगातार, तो उनका इस्तीफा सबसे पहले लिया था, क्योंकि उनसे जो इंटरनल सोर्सेज से भी मेरी बातचीत हुई है, वहां पे भी लोग उनसे नाखुश थे, उनकी खुद की पार्टी के लोग भी। तो कोई उनको चाहता नहीं था, लेकिन वो एक प्रेशर इस तरह से बिल्डअप था कि उनको मुख्यमंत्री जो है बनाए रखा। लेकिन अब इस तरह से नौबत आ गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो टेप्स भी उनके 98% 93% मैच हो गए थे।
तो उसके बाद तो हम्म, कुछ बचता नहीं था उनके बच्चों के लिए ना, तो उन्होंने ये रिजाइन देना बेहतर समझा, और असेंबली भी शुरू होती तो उसके बाद प्रस्ताव के बाद तो उनको वैसे भी रिजाइन देना ही पड़ता, तो उन्होंने ये स्टेप पहले ही लिया। जो बात आप कर रहे हैं महिलाओं बच्चों के साथ जिस तरह की हिंसा हो रही है, जिस तरह से ग्रूसम तरीके से लोगों को मारा गया है, ये पूरे मणिपुर में एक कांस्टेंट फैक्टर बन गया है, और वहां लोगों की जान अब इस तरह से मायने नहीं रखती है कि अच्छा ठीक है 2 लोग मर गए 4 लोग मर गए, अब वो रोजमर्रा की खबर हो गई है। जिस तरह से वॉयलेंस को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, बीते करीबन 2 साल का वक्त, अब मई में 2 साल हो जाएंगे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, तो इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है। लेकिन जब आप वहां जाते हैं, जैसे यहाँ आप मेनलैंड में बैठ के आपको मणिपुर की स्थिति नहीं समझ में आती है, जैसे मुझे भी नहीं समझ आई थी जब तक मैं वहां पहुंची नहीं थी। तो जब मैं वहां पहुंची और वहां का लैंडस्केप देखा कि एक हिल्स में डिवीजन है, फिर वैलीज में डिवीजन, वैली है, और 90% एरिया जो है एंटायर उसका जो है वो हिल्स में आता है। तो अब वो उसके बीच में जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स अब बन गए हैं, वहां लोग आपस में जा नहीं सकते, जो यूजुअली आराम से रहते थे। इम्फाल में अब कोई कुकी नहीं आपको मिलेगा, और इसी तरह से हिल्स की जब हम बात करेंगे तो कोई मैतेई वहां पर नहीं मौजूद है। तो इस तरह का जो इंट्रा स्टेट बॉर्डर्स बना दिए हैं, ये जो डिवीजन, एक स्टेट में ही डिवीजन कर दिया है, ये बीरेन सिंह की ताकत बनता जा रहा था, क्योंकि ये उनके आने के बाद से ये शुरू हुआ था। वो जब सत्ता में आए थे तो लोगों को ये लगा था कि नहीं, इनके आने के बाद शायद थोड़ा माहौल चेंज होगा, और ये जो डिवीजन है ये सब में थोड़ी सी है ना कि ठीक होगा, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। तो उनके आने के बाद धीरे धीरे फिर उन्होंने वॉर ऑन ड्रग्स के नाम पे जो उनका कैंपेन है, उसके नाम पे उन्होंने एक ही कम्युनिटी को, बेसिकली ट्राइबल्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, और उससे एक गुस्सा लगातार बढ़ता रहा। और फिर जब उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मैतेइस को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर लाने की बात कही गई, जिसके बाद से ये पूरी हिंसा शुरू हुई मई 3, 2023 को, तो तब वो गुस्सा और सामने दिखा, वो टैंजिबल हो गया, वो गुस्सा जो इतने सालों से चलता आ रहा था। जिसके बाद ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट हुई, लेकिन उसमें भी इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि बीरेन सिंह ने कोई भी ऐसा अहम कदम उठाया नहीं इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट की रोकथाम के लिए। वो लगातार अपना काम आसानी से करते रहे। उनके आसपास इम्फाल में भयंकर तरीके से फोर्स डिप्लॉय कर दी गई, लेकिन उनसे कोई मिल नहीं सकता था, उनसे कोई बात नहीं कर सकता था, उनके खुद के मंत्री उनसे नहीं मिल पा रहे थे। तो इस तरह से तो आप कैसे सरकार चलाएंगे? तो ये इस्तीफा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और अब ऐसा लगता है कि हालत में सुधार होगा, लेकिन अब देखिए बीजेपी के कोई और सीएम आएंगे, तो ये तो एक तरह से प्रेसिडेंट रूल जो सबको सोल्यूशन, लेकिन लोग वोकली बोलते नहीं है इस बारे में कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा तो थोड़ा सा सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शंस करवाने होंगे, और उसके बाद बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी जिस तरह से अभी ग्राउंड पे रियलिटी जो है। तो अब प्रेसिडेंट रूल्स ये लगाएंगे नहीं, नेक्स्ट सीएम भी बीजेपी के ही आएंगे। तो अब देखिए, अभी इन्होंने गवर्नर भी बदला, लेकिन उसके बावजूद चीजें उसी तरह से चल रही हैं। अभी भी जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं मणिपुर में, मेरी उनसे रोज आए दिन बातचीत होती रहती है, और उनका कहना है कि अब तो बच्चे बच्चे बंदूक AK-47 और राइफल्स लेके घूम रहे हैं। अब वो सब ट्रेंड है। तो भले ही सीएम बदल जाए, लेकिन जो ये जो यंगस्टर्स की जो ट्रेनिंग हो गई है, आर्म्स एम्यूनेशन आर्सन में जो इनकी ट्रेनिंग हो गई है, इसको कैसे संभाला जाएगा? 2 साल से ज्यादा वो बच्चे अब स्कूल नहीं गए हैं, पढ़ाई नहीं की है, यंग बच्चे अपनी नौकरियां छोड़ के सब वहां बैठे हैं, और उनको विलेज वॉलंटियर बनाया जा रहा है, और उनको अब हर चीज में ट्रेनिंग हो गई है। अंडरग्राउंड ग्रुप्स तो हैं ही, लेकिन ये लोकल लोगों को भी ले जा रहे हैं। तो सीएम के बदलने के बाद भी ये हालत में कैसे शिफ्ट आएगा, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। ये शिफ्ट लाने के लिए ग्राउंड वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। एनजीओज और उन सबको वहां पे पहुंचना पड़ेगा, ताकि इन बच्चों को थोड़ा सा मेंटली उस तरह से हटा के और चेंज की तरफ बढ़ाया जाए। बिल्कुल सही बात है। और पंकज जी, एक चीज मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो कशिश कह रही है ये तो वहां की ग्राउंड रियलिटी है ही, और हम लोग अखबारों में पढ़ते रहे, देखते रहे। ऑल्दो अब बीते 6-8 महीने से अखबारों में भी इतनी अच्छी कवरेज नहीं है उसकी, चाहे कोई भी अखबार, नेम एनीवन, किसी में नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इतनी खराब हालत का जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार है, तभी तो वो हटा नहीं आदमी वहां से। जो बीरेन सिंह था वो, उसको क्यों नहीं हटाया गया वहां से? क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती रही होगी, वरना उनको शुरुआत में हटा दिया जाता। सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 1 साल तक हिंसा होती रही, इसके बावजूद प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, और जब लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, एक फॉर्मल सा स्टेटमेंट जारी किया। वो संगम तो चले जाते हैं नहाने, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए होंगे प्रधानमंत्री? आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर गए ही क्यों नहीं?
एक्चुअली क्या है कि वहां पे हिंसा के 21 महीने हो गए। हाँ। हाँ, क्या कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति डिवाइड एंड रूल पे है। उन्होंने एक वहां पर एक नरेशन बनाया कि मैतेईस हिंदू हैं और कुकीज जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं। इस तरीके से उन्होंने चूंकि क्या है कि जो मैतेईस है वो बहुमत में है, कम एरिया में अधिक पॉपुलेशन मैतेईस की है, जबकि अधिक एरिया में कम पॉपुलेशन कुकीज की है। हालांकि पिछले चुनाव में 12 एमएलए बीजेपी के भी कुकीज कम्युनिटी से जीते हैं। इसके बावजूद इनको ऐसा लगा कि वहां पर जो मेजोरिटी मैतेईस हैं उनको हिंदू बना के, क्योंकि वहां आरएसएस लंबे समय से काम कर रहा है और आरएसएस ने वहां पे मोरान से नीचे के जितने इलाके हैं, चूड़ाचंद्रपुर से नीचे के इलाके जितने हैं, उन सभी इलाकों में शाखाएं लगाई। उन्होंने हिंदू त्योहार मनाने शुरू किए, मंदिरों में आरती झनकार शुरू की और एक प्रकार से उन्होंने वहां पर हिंदू जागरण का काम करना शुरू किया। हालांकि ये बात सच नहीं है कि सभी मैतेई हिंदू होते हैं, ये एक अलग मिथक है, लेकिन बहुसंख्यक मैतेई हिंदू हैं। सबसे बड़ा जो एन बीरेन सिंह को इस समय हटाने का जो मसला है वो ये है कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी ऑडियो क्लिप के फोरेंसिक जांच की ऑर्डर की है जिसके अंदर एन बीरेन सिंह स्पष्ट रूप से मैतेई लोगों को पुलिस आर्मोरी से हथियार लुटवाने के लिए और हथियार लुटवाने के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन को मैतेईस को उसका खुलेआम इस्तेमाल करने की छूट देने का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये एक ऐसी जिसको कहना चाहिए कि जुबान जहां पर इस बीजेपी गवर्नमेंट की अटक गई थी। कई दिनों से एन बीरेन सिंह यहाँ चक्कर लगा रहे थे, उसके बाद में फिर वो अपने पाप को धोने संगम भी चले गए थे, फिर संगम से जो लौट के आए और दिल्ली के चुनाव का परिणाम आ गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि मतदान के बीच में यदि एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लिया जाता है तो कहीं थोड़ा कहीं कहीं दिल्ली में कोई इसकी चर्चा ना हो जाए कि वहां पर लाइन एंड ऑर्डर के कारण ऐसा किया जा रहा है। तो इन्होंने उसका इस्तीफा ले लिया। जहां तक दूसरी चीज है कि आज से वहां का विधानसभा सत्र शुरू है। कांग्रेस ने वहां पर अविश्वास प्रस्ताव दिया हुआ है। जो 10 कुकीज एमएलए ने बीजेपी के, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि वो इनको साथ नहीं देंगे। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद की जो स्थिति है, इसके अलावा क्या है कि 11 जो एमएलए हैं उनकी सदस्यता दल बदल विरोधी कानून के कारण भी अटकी हुई है वहां पर, जिस पे भी स्पीकर को फैसला लेना है। तो वहां पर एक मैश लेजिस्लेशन के नाम पर। दूसरा चीज क्या, 21 महीने से जैसे हमारी दोस्त बता रही थी कि वहां पर स्कूल कॉलेजेस बंद है, रेवेन्यू बंद है। और दूसरी चीज है कि रेवेन्यू बंद होने के साथ में सबसे बड़ी चीज हो रही है कि लगभग 60,000 लोग अभी भी रिफ्यूजीज कैंप में रह रहे हैं और लगभग इतने ही म्यांमार से आए हुए जो रिफ्यूजीज हैं वो अलग अलग विलेजेस में रह रहे हैं। तो रिफ्यूजीज का जो वजन है वो भी सरकार के ऊपर है, रेवेन्यू है नहीं, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे थे कि इसके अंदर हम यदि अनुसुईया उइके को क्यों हटाया गया। अनुसुईया उइके ने एक्चुअल रिपोर्ट दिया था कि यहाँ का मुख्यमंत्री असफल है, इसलिए उनको हटा दिया गया। अब होम सेक्रेटरी को उन्होंने बिठाया, होम सेक्रेटरी के पास में ऑलरेडी बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, तो उन्होंने निश्चित ही सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को बोला होगा कि भाई अब अनबीरेबल पोजीशन है। क्योंकि वहां की जो स्थिति है, जब से म्यांमार में अशांति है, म्यांमार के मिलिट्री के, पुलिस के, फायर ब्रिगेड के सैकड़ों आर्म ट्रेंड लोग इधर रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं और चूंकि उसमें से मोस्टली कुकी जोस हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक और प्रॉब्लम अभी जो शुरू हो रहा है 1 महीने से, बहुत लंबे समय से, वो है म्यांमार और भारत के बीच में बाउंड्रीज को लेकर। वहां पर क्या है कि भारत सरकार ने एक जो खुला आवागमन था उसको रोक दिया। इसके अलावा वहां पर वो वायरिंग शुरू कर दी उन्होंने, जिसका बहुत बड़े स्तर पर इधर मिजोरम से भी विरोध है, इधर नागालैंड से भी विरोध है, इधर मणिपुर से भी विरोध है। क्योंकि यहाँ के लोगों के आपसी वैवाहिक सामाजिक ताल्लुकात हैं। अब मणिपुर के बॉर्डर पे एक तमिल विलेज है और उधर म्यांमार में भी तमिल्स हैं, उन लोगों के आपस में रिश्ते हैं। जब ये फ्री जो आवागमन रुक रहा है उसके कारण उनके सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम चल रही है। वहां पर अकेले एक नहीं,
बहुत सारे विवाद है। इधर नगास ने भी बोल दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर होम में हमारे यहाँ जो समझौता किया था उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। नॉर्थ ईस्ट को पूरा इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है। वहां पर बड़े स्तर पर स्मगलर्स, जिसके अंदर ड्रग्स स्मगलर्स भी है, आर्म्स स्मगलर्स भी है, वो दिख रहे हैं। अभी कुकीज का एक वीडियो सामने आया, वो फुटबॉल खेल रहे हैं और उनके पास में अमेरिकन क्लाशनेफ्स है। वो कहां से आ रही है? मैं तो इसके पास में सब पुलिस का लूटा हुआ हथियार है और कुकीज के पास में इंपोर्ट किया हुआ है। ये दोनों स्थिति चल रही है। जैसा मेरा जानकारी है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन ये लगेगा और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगने के बाद में आगे क्या होता है, क्योंकि स्थिति है कि जब तक ये एक लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो चुकी है और उसका हल जो है समाज के लोगों को ही निकालना होगा। बात आपकी सही है पंकज जी। मैं बस इतना जानना चाह रहा था कि आखिरकार प्रधानमंत्री वहां गए क्यों नहीं है अभी तक। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वो डर रहे हैं या उनके पास वहां की जनता को ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, या पूरे नॉर्थ कुछ ईस्ट भी को नहीं है ऑफर ना, करने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। कुछ भी देखिए ना उनके पास। देखिए होता ये है कि जो लाइन ऑफ कमांड है उसके अकॉर्डिंगली होम मिनिस्टर वहां गए थे, अमित शाह 3 दिन रहे थे और वो वहां कुछ भी नहीं करके आ पाए। फिर आपको बता दूं कि संबित पात्रा कई दिनों तक वहां पे हेलीकॉप्टर लेके घूमते रहे। ठीक है, संबित संबित पात्रा अभी पात्रा भी को भी शायद वहां वही पर, है। है ना, वही है। उनको वहां भेजा गया था। तीसरी चीज क्या है कि नॉर्थ ईस्ट का जो ऑफिशियल इंचार्ज है वो हेमंत शर्मा विश्वास, जो जिसकी कहा जाता है कि आतंकवादी गुटों में अच्छी पकड़ है, लेकिन वो भी वहां पर असफल रहे हैं। क्योंकि वहां पर क्या है कि आपको बताएं दुर्गति इस तरीके की कि वहां का जो मेतेईस महिलाओं का जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसको वहां पे रेवोल्यूशनरी ग्रुप कहा जाता था, मीरा पायबू, असल में वो खुद हिंसा में इन्वॉल्व है। हम्म। आप आश्चर्य करेंगे कि महिलाओं ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की। घरों में सिलेंडर लगाने में वहां की महिलाएं शामिल थी। यानी जिसको हम लोग कहते थे कितना अच्छा वहां का मणिपुर का बाजार है जिसको पूरी महिलाएं चलाती, वो जो महिला संगठन है उसको आरएसएस ने आतंकी बना दिया। एक अलग किस्म की और पैट्रियार्की है पंकज जी। ये तो मुझे हाँ, लगता है एक अलग किस्म है की ना, ही पैट्रियार्की है। और उसमें ऐसा नहीं है कि कुकीज भी कोई शरीफ है। कुकीज के एक्चुअल क्या है, वहां पर उन लोग कुकीज को ऑलरेडी कुछ आर्म्स रखने की उनकी ट्रेडिशन के कारण परमिशन है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे जो कुछ ट्राइब्स हैं जिनको हम्म। लीगली आर्म्स रखने की परमिशन है, लेकिन उसमें आर्म्स ऐसे 12 बोर रख सकते थे वो लोग। लेकिन उसकी आड़ में उन लोगों ने गांव गांव में इतने बड़े बड़े अपने वो बना लिए हैं अड्डे। और ऐसा कहा हम्म। जाता है कि जाहिर है कि मणिपुर में ड्रग्स एक अपने आप में प्रॉब्लम रहा है। जब एचआईवी संक्रमण के देश में बात शुरू हुई थी तो सबसे ज्यादा एचआईवी इन्फेक्टेड मणि लोग मणिपुर में मिले थे और वो सभी कारण ड्रग्स के कारण थे। और चूंकि बिल्कुल। म्यांमार से जो हमारा इधर बांग्लादेश और उधर चाइना दोनों इन्फ्रंट करते हैं और उसमें एक चुनौती है। लेकिन ये है कि एन बीरेन सिंह अकेले इस सरकार में चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, वो कांग्रेस की सरकार में चीफ मिनिस्टर है। बिल्कुल सही बात है ना, है। तो बिल्कुल। एक व्यक्ति के रूप में वो असफल रहा या उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। एक पत्रकार होने के बावजूद वो जमीनी हकीकत को नहीं समझ पाए तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जाहिर है कि नरेंद्र मोदी वहां इसीलिए नहीं गए क्योंकि उनके पास में वहां देने के लिए, कहने के लिए कवर कोई करने के लिए सॉल्यूशन नहीं, कुछ भी क्योंकि उनकी पूरी उनकी कमांड असफल हो चुकी है। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। विश्व दीपक, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, अभी हम लोगों ने देखा हाल में यहाँ गजा में क्या हुआ। लगभग 2 सालों तक वहां विध्वंस होने के बाद अब जो गजा नागरिक हैं वो गजा पहुंच रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो आप ये देखिए, मणिपुर मुझे ऐसा लगता है कि भारत का गजा साबित हुआ। ये जिस तरीके से सब कुछ विध्वंस होने के बाद 2 साल तक वहां मतलब भीषण हिंसा चलने के बावजूद, हर किस्म का अपराध होने के बाद, अब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और अब ऐसा लग रहा है कि वी विल बैक टू नॉर्मल। जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि वहां नॉर्मल होने वाला है, जैसे गजा में भी नॉर्मल नहीं होने वाला है। मैं देख रहा हूं कि पूरे वेस्ट एशिया में, यूरोप में, हर तरफ हिंसा फैल रही है। भारत कोई नई चीज नहीं है जहां पर ये सब हो रहा है, पूरे वेस्ट एशिया और पूरे यूरोप में है सारा कुछ ये। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या भारत भी गजा साबित हुआ है? मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी मतलब मणिपुर, थोड़ी भारत अतिरेक। भी गजा साबित हुआ है। थोड़ा थोड़ा इसमें अतिरेक है, तिरंजित ये तुलना है। हम्म। गाजा से उसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ऐसी बातें हो रही हैं, तो अब लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा ये ज्यादा है। लेकिन जहां क्या? तक बात ये है कि जी
पूछ रहा हूँ कैसे आपको लगता है कि ज्यादा है ये? पैलेस्टाइन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट का जो नेचर है वो एकदम होकर आएंगे विश्व दीपक, और वो जिस किस्म के हालात हैं वहां पर, मतलब छोटे नहीं मोटे हालात ऑन दी सरफेस ऊपरी तौर पे अगर आप देखे हैं तो अगर केवल वायलेंस एक मेजर है, उसका पैमाना है, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हाँ भाई क्योंकि गाजा में भी वायलेंस हुआ इसलिए मणिपुर में हुआ, तो इसलिए मणिपुर ही गाजा है, या गाजा को भी आप कह सकते हैं कि वो मणिपुर है। तो ये एक ऊपरी तौर पे देखें तो ये तर्क सही दिखता है, लेकिन थोड़ा सा गहराई से देखने से दोनों का जो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जो दोनों की जो हिस्ट्री है, जो दोनों के जो प्लेयर्स हैं और दोनों के जो एस्पिरेशंस है, दोनों का जो एक्सप्रेशन है वहां पे वायलेंस का, जिस तरीके से वायलेंस लोगों ने एक्सप्रेस किया है, जिस तरीके से किया है, वो दोनों में काफी फर्क है। तो मुझे लगता है कि ये तुलना थोड़ी सी ज्यादा है, अतिरंजित है, तो इस पे बचना चाहिए। बहरहाल आपकी ये बात सही है कि वहां पे चीजें इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होंगी, और इस पूरी डिबेट में, पूरी बातचीत में एक आदमी है जो सबसे जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं हुआ और जो वस्तुतः जिम्मेदार है, वो है अमित शाह, इस देश के गृह मंत्री। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसके कुछ एक्सटर्नल डायमेंशन भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि पंकज जी ने बताया, कशिश ने भी बताया कि म्यांमार वगैरह से भी जो हमारे रिलेशन है, या जो इनकी जो ट्राइबल हिस्ट्री है, कनेक्टिविटी है, तमाम चीजें हैं, ये डायमेंशन भी है इसका। लेकिन पूरी तरीके से ये लोग इसको उसी पे फोकस कर रही है ये सरकार, या एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, ये भी गलत बात है। और सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि मेरा मानना है कि कोई भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो कोई भी राइट हो या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, बेसिकली एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, जनजातीय दो दो जो जनजातियां हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनके बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट है। और ऐसा नॉर्थ ईस्ट पे कई सारी जातियों के बीच में होता रहा है पिछली 50-60 साल की हिस्ट्री में। नागा ट्राइब्स से दूसरे को होता है, और मणिपुर में जो इस तरह के ट्राइब्स हैं, तो वे ये एक तरह से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। इसका सही नेचर अगर हम कहें तो यही है, और इसको इसी के तरीके से समझना चाहिए। लेकिन ये मेरा मानना है कि कोई भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अगर उसमें कोई एक्सटर्नल डायमेंशन, कोई आर्मी या कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, उसको बहुत आसानी से 3 से 4 दिन में, 5 दिन में, मैक्सिमम 10 से 15 दिन में उसको कंट्रोल किया जा सकता है, अनलेस कि गवर्नमेंट ना चाहे कि वो चलता रहे। और कोई भी गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता है? क्योंकि उसमें उसको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है उसको। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट 1 साल तक चलता रहा, तो इसके पीछे निश्चित रूप से ये है कि ये एक जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स का एक उसी का एक, ये इसको बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं। और ये जो हमारी रूलिंग पार्टी है, जो सरकार है, इसको कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट से फायदा हो रहा था। मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं चल सकता 3 दिन से ज्यादा, 72 घंटे से ज्यादा, या मान लो अधिक से अधिक 1 हफ्ते या 15 दिन से ज्यादा, अगर सरकार ना चाहे, रूलिंग डिस्पेंसेशन पार्टी फोर्स ना चाहे कि वो चलता रहे। क्यों ऐसा चाहते हैं? क्योंकि उससे उनको फायदा होता है। तो इसका सीधा फायदा इस नरेंद्र मोदी सरकार को मिल रहा था। और इस पूरे डिबेट में, पूरे प्रोसेस में एक आदमी जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठ रहा, वो है अमित शाह। एंड बीरेन सिंह छोटा आदमी है, वो छोटा सा प्यादा था जिसको वहां पे रखा गया था उस पूरे उन चीजों को लागू करने के लिए। और जब ये समझ में आया कि स्थितियां काबू नहीं हो रही हैं, तो उसको कुर्बान कर दिया गया, उसको सैक्रिफाइस कर दिया गया, उसका सैक्रिफाइस हो गया। लेकिन इससे चीजें नॉर्मलाइज नहीं होने वाली हैं। और वो जो चूंकि दोनों कम्युनिटी के बीच में बहुत ही गहरा जो है वो है विभाजन है। और वो विभाजन बहुत सारे चीजों में सामने आता है। सिर्फ मैं आपको याद दिलाता हूँ, पंकज जी ने भी बताया कि राहुल गांधी इकलौता नेता है जो वहां पे गया, और जो दोनों कम्युनिटीज के बीच में गया, और जिसने कोशिश की कि इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत शुरू हो सके। और आप देखेंगे कि कुकी समुदाय के जो नेता हैं, एमएलएज हैं, वो दिल्ली आते हैं। जो मैतेई समुदाय के नेता हैं, वो भी दिल्ली आते हैं। दोनों एमएलएज हैं, दोनों पावर शेयर कर रहे हैं, लेकिन डायलॉग इनिशिएट करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। और केवल ये पॉलिटिकल डिवीजन नहीं है, ये डिवीजन सोशल और कल्चरल भी हो चुका है। और इसको रिलीजियस बनाया इस सरकार ने। ये जो इतना शार्प डिवीजन है हर चीज में, ये इसको जब तक डायलॉग नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, पीस टॉक्स नहीं होगी, तो ये नहीं सुधरने वाला है। एंड बीरेन सिंह के इस्तीफे से कोई स्थितियों में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। मुझे लगता है सोशियो कल्चरल तो वहां डिवीजन पहले से था, उसको थोड़ा गहरा कर दिया गया, उसको थोड़ा और हल्का से गहरा कर दिया गया। कशिश, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से विश्व दीपक बता रहे हैं कि पॉलिटिकल फायदे के लिए सारा कुछ किया गया, तो आप देखिए हम लोग नेक्स्ट खबर में आते हैं, तो पॉलिटिकल फायदे के लिए सब कुछ किया जा रहा है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई,
भगदड़ में तमाम लोग मारे गए। मतलब मैं अब ये भी बताने की स्थिति में नहीं हूं कि कितने लोग मारे गए। जिस किस्म की खबरें हैं उससे ये कहना बेमानी होगी कि 30 लोग मारे गए। और तमाम पूर्व अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए वीआईपी मूवमेंट जिम्मेदार है, सीधे तौर पर वीआईपी मूवमेंट जिम्मेदार है। और भी कई कारण हो सकते हैं, पर वीआईपी मूवमेंट जिम्मेदार है। लेकिन आप सोचिए कि इसके बावजूद वीआईपी मूवमेंट रुकी ही नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री नहाने के लिए गए, कल वहां पर राष्ट्रपति नहाने के लिए गई। सीएम योगी का तो मतलब संख्या ही नहीं गिन सकते हैं कि वो कितने बार वहां जाके नहा चुके वीरेंद्र हैं। सिंह भी पहुंचे। हाँ, वीरेंद्र सिंह भी पहुंचे। अब आप ये सोचिए कि पीएम किसी हताहत से नहीं मिले, प्रधानमंत्री किसी हताहत से नहीं मिले, राष्ट्रपति किसी हताहत से नहीं मिले। मैं ये पूछ रहा हूं कि आखिरकार सरकार सबक क्यों नहीं लेती है? सबक ले लेना चाहिए था। हो सकता है दोबारा ऐसी कोई घटना घट जाए। तो सबक नहीं ले रही है सरकार। वीआईपी मूवमेंट लगातार जारी है, उनको आम लोगों की कोई फिक्र नहीं है। नहीं कशिश। देखिए, अब तो ये तो बिल्कुल शॉकिंग रहा नहीं है उन लोगों के लिए, आपके हमारे जैसे लोगों के लिए जो समझते हैं कि इस सरकार का मॉडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से ये लोग ऑपरेट करते हैं। हमें ये तो बहुत क्लियर हो गया है कि आम लोगों की जान की परवाह इनको नहीं है। इन्हें नहीं फर्क पड़ता कि कितने लोग मर गए, वो काउंटिंग में आ जाता है। वो एक एक बंदे की मौत के बाद वो लाशें काउंट करने लग जाते हैं कि 50 लोगों की मौत हो गई, 100 लोगों की मौत हो गई। उसमें भी फिर वो सब्सट्रैक्शन करेंगे कि उनके आंकड़े के हिसाब से जो फीजिबल लगेगा स्क्रीन पे, 30 लोगों की मौत ठीक है, 150 लोगों की मौत ये नहीं बता सकते। तो अब वो सिर्फ आंकड़े हो चुके हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आम जनता कितनी मर रही है। वो अपना कुंभ को भव्य तरीके से किस तरह दिखा सकते हैं कि यूपी में योगी सरकार में, डबल इंजन सरकार में किस तरह से एक बड़ा आयोजन किया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा एक रिलीजियस आयोजन माना जाता है। उसमें हमने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। और जब इस तरह की कोई घटना भी होती है, जैसे स्टैम्पीड हुआ अभी मौनी अमावस्या के दिन, 2 स्टैम्पीड हुए उस दिन, एक झूसी हाँ। इलाके में और एक संगम में। लेकिन सबसे पहली खबर क्या आती है कि संगम के इलाके में स्टैम्पीड हो गया है। झूसी इलाके में कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, जैसे अभिनव पांडे ललन टॉप से हो गए, ये लोग जब वहां पहुंचते हैं तब जाके वो खबर बाहर आती है कि 2 स्टैम्पीड हुए हैं, वरना उसको भी दबाने का पूरा जिम्मा इन्होंने उठा लिया था। अब आप देखिए सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि उस दिन, अगर आपने अभिनव पांडे की जो रिपोर्ट थी वो देखी होगी, उसमें एक लड़की थी नेहा ओझा। नेहा ओझा अब उस स्टोर पर नहीं है। हल्दीराम के स्टोर की पूरी छवि बदल चुकी है। उस दिन जब हम अभिनव की रिपोर्ट में देखते हैं तो वो पूरी सब तहस-नहस हो रखा है, सब टूटा हुआ है उस स्टोर में, और वो लड़की 4-5 और लोगों के साथ बता रही है कि क्या हुआ है और यहाँ कितने लोग मरे हैं, और उसके खुद की हल्दीराम के स्टोर में लाशें पड़ी थी। वो ये बयां कर रही है और रो रही है ये बताते हुए। और अब अगर आप देखेंगे तो कई दिनों से ये चल रहा है कि नेहा ओझा वहां पर नहीं है। वो कहाँ है इस बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है। अब हल्दीराम के स्टोर में एक नया स्टाफ आ चुका है। वो नया स्टाफ कह रहा है कि आप देख लीजिए, सब तो सही है यहाँ पे, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब आप देखिए किस तरह से लोगों को, सबको पता है वो वीडियो बाहर है। अब उस वीडियो में सबने वो तहस-नहस, तोड़ा-फोड़ी सब देख लिया है, किस तरह से क्या हुआ है। एक इन्फ्लुएंसर है तान्या मित्तल, जो अभी वापस से यूपी सरकार की टूरिज्म में वापस वो अपना प्रचार में लग गई हैं। बीच में उन्होंने 1-2 दिन रोया, थोड़ा कुछ किया, तीसरे दिन से वो सेटल्ड हैं। क्योंकि अब ज़्यादा दिन तक बुराई नहीं कर सकते हैं। आप यूपी में हैं और आप सरकार से पैसा ले रहे हैं, उनके टूरिज्म का आप प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो आपका रोटी-पानी बंद हो जाएगा। तो अब देखिए उस तरह से अब वो नए नए स्टाफ वाले बोल रहे हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो गलत गलत खबर है। आप सामने सामने दिखता हुआ सच झुटला दिया जा रहा है। तो इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि, और आधे से ज्यादा जनता उस बात पे बिलीव भी कर रही है। सबसे खराब बात यह है कि लोग उस पे बिलीव भी कर रहे हैं कि पहले जो हुआ था वो नहीं हुआ था, ये तो अभी जो हो रहा है वो सही है। तो सरकार को लोगों से फर्क पड़ना बंद हो चुका है। ये तो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है कि अगर लोग मर रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक हाँ कोई वीआईपी के साथ कुछ नहीं हो जाता है, या उनके पार्टी के किसी इंसान के साथ कुछ नहीं हो जाता है। उनके पार्टी का कोई इंसान गलत भी करेगा, सेक्सुअल वायलेंस में भी इन्वॉल्व होगा, तो वो उसको बचा लेंगे क्योंकि वो उनकी पार्टी का है, या वीआईपी है या वीवीआईपी है, वो सब ठीक है। लेकिन आम जनता जो है, जो इस देश की 80% पॉपुलेशन है, उससे उनको फर्क पड़ना बंद हो चुका है। उनके लिए वो सिर्फ नंबर्स हैं और कुछ नहीं है। कोविड में इतनी मौतें हुई, गंगा में लाशें बहाई गई, प्रयागराज में हमने देखा है। अभी भी कितने लोग मरे हैं, इस बात का ये आंकड़ा क्लियर ही नहीं है। जो रिपोर्टर्स अभी भी ग्राउंड पे है, पता कर रहे हैं, बसंत राजू है न्यूज लॉन्ड्री के, उन्होंने एक रिपोर्ट की कि 30 नहीं 80 लोग मरे हैं। वो 80 का डेटा वो निकाल पाए हैं। ऐसे भी ऐसा बहुत डेटा है जो पता ही नहीं चला है। तो जैसी ऐसी कोई घटना घटती है, जल्दी जल्दी लाशों को भर के निकालते हैं ताकि वो बात फैल ना पाए, और उसके बाद उनके परिवार वालों को भी डरा धमका के दूर कर देते हैं कि कोई सवाल ना उठाए।
बिल्कुल सही बात है। और कशिश, आप बात कर रही थी मॉडस ऑपरेंडी की, और पंकज जी आप ये देखिए कि ये जो मॉडस ऑपरेंडी इनका, ये हर जगह लगभग एक ही तरीके का है। आप कुशीनगर में देखिए, आज की एक खबर है जिसमें कुशीनगर में एक मस्जिद में इन लोगों ने बुलडोजर चला दिया। अगर आप अखबार में तस्वीर देखेंगे तो एक मस्जिद के सामने 6 बुलडोजर, 5-6 बुलडोजर खड़े हुए हैं। जब ये तस्वीर पूरी दुनिया में जाती होगी तो लोग क्या सोचेंगे कि अल्पसंख्यकों के मामले में भारत किस स्थिति में पहुंच चुका है। अच्छा, ये बात सही है कि इस किस्म की तमाम खबरें हैं। मैं ये सोचता हूं कि अवैध तो बहुत कुछ है, अगर अवैध के नाम पर उसको तोड़ा जा रहा है तो अवैध तो सरकारी इमारतें अवैध हैं, अवैध प्राइवेट घर भी बहुत सारे हैं। कई जगह ऐसा भी सुनने में आया कि बीजेपी के ऑफिस अवैध जमीनों पर बने हुए हैं। तो अगर अवैध कोई तोड़ना है तो सबको तोड़ते, तो ये दिक्कत नहीं होती कि अल्पसंख्यकों के साथ ही अत्याचार हो रहा है। ऐसा लगता है कि रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ रिलीजन हो गया है, पंकज जी। और यही मॉडस ऑपरेंडी इनका मुझे लगता अभी आप कुंभ के लिए हम और आप तो बड़े दुखी हैं कि वहां पे ये हो रहा है, लेकिन हमारी है। जनता बड़ी सुखी है। इलाहाबाद को आने वाली कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसमें 20 से 30 किलोमीटर लंबा जाम नहीं हो और 48 घंटे से 2-2 दिन के जाम नहीं हो। रीवा से जो चाक घाट कहलाता है, चाक घाट से प्रयागराज तक पूरा जाम है। प्रतापगढ़ के आसपास से जाम शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में जबलपुर कटनी से जाम है। लेकिन जनता खुश है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो अधिक से अधिक अमृत पी के अमर होना चाह रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे देश की जनता है, वो ऐसी ही सरकार डिजर्व करती है। तो कोई बहुत ज्यादा इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। आप सोचिए कि 5 लाख वाहन यदि फंसे हुए हैं जाम में, कितना पेट्रोल खर्च हो रहा होगा, कितने लोग सड़कों पे पड़े होंगे। लेकिन धर्म के नाम पर सब कुछ करने को जब लालायित के लोग, किसी को ये सोचने में शर्म नहीं आ रही है कि 6 लाख करोड़ रुपए सरकारी बजट के खर्च करके जो ये व्यवस्था की गई थी, इतने लोगों को आमंत्रित किया गया था कि हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है, वहां पर आ जाइए। आप इलाहाबाद शहर को तो सोचिए, इलाहाबाद शहर को शौचालय बना दिया है। हम्म। और दारागंज स्टेशन पहले से बंद कर दिया था, प्रयागराज संगम स्टेशन भी बंद कर दिया। अब एक ही स्टेशन खुला हुआ और वहां से लोग 15 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। वहां पर स्थिति यह है, सड़कों पे पटे हुए हैं लोग, जो स्थानीय लोग हैं, न तो अस्पताल जा पा रहे हैं, न स्कूल जा पा रहे हैं, न कॉलेज जा पा रहे हैं। जो लोग डेली अप डाउन करने वाले आफ्टर मास्टर हैं, सब अपने घर में बंद हैं। तो ये तो तो हमारे सरकार कह देश रही है की कि धर्म झूठ है, प्राण। सरकार कह रही है हाँ, झूठ, ऐसा नहीं है 15-15, 20-20 किलोमीटर कोई पैदल नहीं चल रहा। तमाम ऐसे वीडियो जिसमें सरकारी अधिकारी ऐसा बोलते नजर आ रहे हैं कि 15-20 किलोमीटर किसी को पैदल नहीं चलना पड़ रहा है। ये सब झूठ बोल रहे हैं वो और आम वो लोग बता रहे हैं। वो वो तो खैर, अब सरकार को आप कब तक सच मानोगे। जहां तक कुशीनगर वाला मसला है, कुशीनगर वाले मसले में इसमें जो है, 2 व्यक्तिगत लोगों की जमीन पे मस्जिद बनी हुई थी, और जो आगे का हिस्सा है वो सरकारी जमीन पे बना हुआ था। हम्म। इस पे इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्होंने स्टे लिया था, और हाईकोर्ट का स्टे 8 फरवरी तक का था। 8 हम्म। फरवरी तक का स्टे का टाइम खत्म होने पे 9 फरवरी को जिस तरीके से बुलडोजर लगा के जगह तोड़ी गई, ये हम्म। सरकार की मंशा को व्यक्त करता है कि सरकार की मंशा मस्जिद के का अतिक्रमण तोड़ने की नहीं थी, मस्जिद को तोड़कर किसी की आस्था को चोट लगाने की थी। मैं तो अपने घर के आसपास ही, इसी गाजियाबाद जिले में, अपने सामने बनते हुए मंदिर और गुरुद्वारों को मैंने देखा जो सरकारी जमीन पे कब्जा करके बने हुए हैं। एक नहीं, 2500 बने हुए हैं। तो समस्या ये है कि अब हमको वोट इसलिए जब मिल रहा है कि हमने चूड़ी टाइट कर दी है, हमको वोट इसके लिए मिल ही नहीं रहा है कि हम 30 किलोमीटर जाम में फंसे हुए हैं। तो देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, जब तक बहुसंख्यक की मानसिकता के बदलाव नहीं होगा, दुर्भाग्य है कि बहुसंख्यक की मानसिकता सांप्रदायिक होती जा रही है। और पंडित नेहरू ने भी बोला था कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बहुसंख्यकों का सांप्रदायिक हो जाना है ना। तो ये सांप्रदायिकता का जहर कैसे धीरे धीरे किताबों से, शाखाओं से, धार्मिक आयोजनों से बीजेपी और आरएसएस ने फैला घुसेड़ा है। आप वेस्टर्न यूपी में दंगा जब हुआ, उसके बाद जब मैं वहां देखने गया तो मालूम पड़ा कि वो लोग
गांव गांव में उनके कार्यकर्ता फैले हुए थे, जो रक्षाबंधन बांधते थे, रक्षा सूत्र बांधते थे, दिवाली मनाते थे, और उन लोगों ने उन गरीब लोगों को कम्युनल किया। दिल्ली में आप देखिए कि अकेले हिंदू कम्युनल नहीं हो रहा है, मुसलमानों की एक पूरी जमात को रेडिकल किया जा रहा है, और मुसलमानों की जमात को रेडिकल करने वाले भी आरएसएस के लोग ही हैं। इंद्रेश कुमार सरी के लोगों का एक पूरा नेटवर्क काम करता है उसके अंदर, मुस्लिम राष्ट्रीय जो मंच। रिएक्टिव बनाता है आपको। हाँ, वो रिएक्टिव हम्म, बनाता है लोगों को। वो छद्म नामों से जुड़ के उसके अंदर कौन कौन लोगों को जेल भेजना है, किसको नहीं भेजना है, ये एक पूरा दौर चलता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया और बहुसंख्यक का सांप्रदायिक हो जाना। देखिए, एक घटना से मत जोड़िए आप इसको, ये पूरे देश में हो रहा है। गुजरात में भी अभी यही हुआ है, गुजरात में कंटेम्प्ट का केस चल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि जुडिशरी का बड़ा हिस्सा इतना कम्युनल हो चुका है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो यादव जी सरी के वकील हैं, जो विश्व हिंदू परिषद की बैठक में जाकर क्या क्या बोल के आ जाते हैं, उसके बाद में उनको उसका कोई गिला नहीं होता है। जज हैं, जज। तो जस्टिस शेखर हाँ, यादव। जस्टिस हाँ यादव। जी। तो आप सोचिए कि हम इस समाज को पिछले 20, 25, 30 साल में दो तरीके से तोड़ा गया। एक तरीके से ये तोड़ा गया कि जो साम्यवादी शक्तियां थी उनको कमजोर किया गया, उनको सत्ता का लोलुप बनाकर उनकी जंग करने की ताकत को खत्म किया गया। दूसरा, कांग्रेस तरीके जो मध्य मार्गी दल थे उसके अंदर इतना सारा पेनिट्रेशन हुआ फूल छाप कांग्रेसियों का, कि उस दल को अपना चरित्र समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ खड़ा हुआ। तीसरा यह कि देश में बहुत सारे एनजीओ इस सेक्टर में काम कर रहे थे, उन्होंने एमजीओ का एफसीआरआई खत्म करके उनको खत्म कर दिया। आप कह दिया कि अब नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन कराओ तब होगा, और वहां पर केवल पैसा आरएसएस की संस्थाओं को मिल रहा है। तो जो ये तीन तरीके से थे, शिक्षा एक बड़ा जरिया थी, शिशु मंदिर के जरिए। हम व्यापक रूप से यदि इसको देखें कि हम पर पीड़क बन के, सैडिस्ट बन के, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता पे गर्व करके हम इस जगह खड़े हुए। और ये एक घटना नहीं, ये बहुत सारी घटना है। आप देखिएगा कि यदि किसी आरोप में हिंदू अपराधी होता है तो उसको हम्म, पकड़ के केवल जेल भेज दिया जाता है, मुस्लिम आरोपी होता है तो उसके पैर में गोली जरूर मारी जाती है। ये बहुत सामान्य घटना है। कम से कम लंगर तो बना ही देना है, कम से कम। हाँ, हाँ, मैसेज यही है। विश्वदीप, आपने अभी अमित शाह के बारे में बताया कि मणिपुर का जो जो कुछ भी वहां घटित हुआ पिछले 21-22 रियल महीनों में, कल्प्रिट वही है। हाँ, रियल कल्प्रिट वही है। वो अमित शाह साहब जो है, जिनके पास ये काम है कि भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको देखें, तो देखिए वो आंतरिक सुरक्षा देख रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा के मामले में उन्होंने कहा है कि माओवादी जो आंदोलन है, जो माओइस्ट हैं, वो उन्होंने डेट बता दी है 31 मार्च 2026 तक वो समाप्त हो जाएगा। मतलब उन्हें मालूम है कि कितने हैं, किनको कब कब खत्म करना है, बाकायदा डेट टाइम वाइज उनको सब कुछ मालूम है। ऐसा लगता है जैसे वो उन्हीं के साथ ही मिलकर ही काम कर रहे हो। क्योंकि आपने माओइस्ट आंदोलन को बहुत करीब से देखा है, इसलिए मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि क्या ये सच में इसमें कोई डेट दी जा सकती है कि कोई ये आंदोलन 2026 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है देखिए, भी? अमित शाह काफी प्रतिभावान आदमी है और मुझे लगता है कि वो जैन जरूर हैं जन्म से, लेकिन वैसे ज्योतिष भी उन्होंने पढ़ रखी है, ज्योतिषाचार्य भी हैं वो। तो इसलिए अगर वो कह रहे हैं कि 26 जो भी डेट दे रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी। और ये देखिए, असल में आप अगर आप देखेंगे, अगर आप फासिज्म की हिस्ट्री देखें वर्ल्ड दुनिया में, और जितने हम्म, भी फासिस्ट लीडर हुए हैं, अगर आप उनका जो पैटर्न देखें, उनके स्टेटमेंट्स देखें, उनके स्पीचेस देखें, चाहे वो हिटलर रहा हो, मुसोलिनी रहा हो, टीटो रहा हो, ये अपने यहाँ ये लोग हैं, तो आप पाएंगे कि साइकोलॉजी को पकड़ने की जो मास साइकोलॉजी है, उसको इंप्रेस करने के लिए ऐसे ऐसे जुमले उछालते हैं जिससे आदमी उनके उनके मुंह में फंस जाता है। तो ये जो डेट बताने का जुमला है, ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है किसी भी समूह की साइकोलॉजी को ग्रैब पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए। और आप इसको खुद भी आजमा के देख सकते हैं। आप कोई भी सामान्य तरीके से बात बोलिए, आप मुझे ही बोलिए, ठीक है वीडियो हम ये काम कर देंगे, लेकिन अगर आप यही बात बोले कि वीडियो हम ये काम कल 4 बजे तक कर देंगे, या फला तारीख की इतने बजे टाइम तक कर देंगे, तो इसका इम्पैक्ट दूसरा होता है। ये जो 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 मास साइकोलॉजी है, इसको पकड़ने में ये लोग माहिर है, माहिर खिलाड़ी हैं। अमित शाह जी जो ये डेट दिया करते हैं, और जो मोदी को आप देखते होंगे, वो अक्सर नंबर उछालते हैं, कितना पैसा चाहिए, 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 6,000, जैसे कि अपनी बात में घर से दे रहे हैं। ये जो तरीके हैं इनके, ये बकायदा एक पैटर्न है। आप देखेंगे हिटलर भी यही करता था और ऐसे ही बात करता था, ऐसे ही बातें मुसोलिनी भी करता था,
ऐसी ही बातें स्टालिन करता था, ऐसी ही बातें माओ भी करता था। ये जो अपनी जो जनता है जिसको भेड़ समझते हैं वास्तव में, और जो कि जनता भेड़ है भी, अभी मैं पंकज जी की बात सुन, जिन्होंने कहा कि भारत की जनता ऐसे ही लोगों को डिजर्व करती है, तो कबीरदास तो बहुत पहले लिख के गए हैं कि कबीरा मत संसार की ज्यों गाड़ा की टाट, एक पड़ा जी गाड़ में सबई जाए कई बाट। संसार की मति बिल्कुल भेड़ की तरह है, एक जिधर जाता है, महाकुंभ में एक जा रहा है, सब जा रहे हैं उधर, बिना ये सोचे हुए कि हम जाके वहां मर सकते हैं, लेकिन जा रहे हैं और गिर के मर भी रहे हैं। तो एक तरफ ये, और इसी इसी भेड़ को हाईजैक करने के लिए, इसकी साइकोलॉजी को, इसके मन को, इसकी बुद्धि को अमित शाह लोग इस खेल में माहिर हैं। जो वो डेट बताते हैं, इसका एक, ये बिल्कुल एक, ये आपको एक, इसमें आपको पकड़ लेते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ। रही बात माओइज्म की, जो माओइस्ट मूवमेंट है भारत का, तो इसका यही हश्र होना था। और ये दुखद है उन लोगों के लिए, क्योंकि इसके जो लीडर्स हैं और इसके जो सपोर्टर हैं, वो उनकी एक अलग ही कहानी है। दुखद ये है कि इसमें वो लोग मारे जाते हैं, जो 31 लोग मारे गए हैं, मुझे इनका प्रोफाइल नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ, पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि वो लोग बहुत ही सामान्य घरों से होंगे, किसान होंगे, मजदूर होंगे, आदिवासी होंगे, इस तरह के सामान्य बैकग्राउंड के लोग होंगे, जिनको पकड़ करके एक साथ इनको मार दिया गया है। तो ये इस आंदोलन की पूरी त्रासदी है। और ये और एक बात और समझनी चाहिए हमें कि हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। किसी भी, अगर हिंसा से समाधान हो सकता होता तो दुनिया में इतनी सारी हिंसाएं चल रही हैं और वो मुद्दे समाप्त हो गए होते हैं। मणिपुर को ही आप देख लीजिए, मणिपुर में 1 साल से हिंसा चल रही है और वो मुद्दे का समाधान नहीं हुआ। तो माओवाद की जो आंदोलन था, या जो बीच की शुरुआत हुई थी 70 के दशक में, फिर अपना स्वरूप बदलते हुए आज जहां तक ये पहुंचा, तो इससे जरिए इसका समाधान नहीं है। और ये इससे जुड़े हुए लोगों को, इस आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे लोगों को समझने की जरूरत है। दिक्कत ये है कि वो लोग इतने अंधे होते हैं या इतने कट्टर होते हैं अपनी सोच में कि उनको लगता है दुनिया का एकमात्र सच यही है। जो लोग माओ को मानते हैं, माओवाद को मानते हैं, आप उनसे बात करके देखिए, वो भक्तों से भी बड़े भक्त होते हैं। नहीं, आप किसी भी वाद को मानेंगे, अगर विश्व दीपक, वाद को मानने की समस्या ही यही है कि आप किसी भी वाद को मानेंगे तो आप कट्टर होंगे। आप किसी भी वाद को मानेंगे तो आप कट्टर हो ही जाएंगे। बिल्कुल। और हिंदुस्तान में जो माओवादी आंदोलन, आज जिसे माओवादी आंदोलन कहते हैं, कभी उसे 70s में हम नक्सलवादी आंदोलन कहा करते थे, नक्सलवादी आंदोलन, फिर वो स्वरूप बदलते बिल्कुल, और आज जहां तक पहुंचा है उससे माओवादी का लगभग समाप्त हो चुका है। ये आंदोलन खत्म हो चुका है, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और कोई भी मूवमेंट, खासतौर से हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, जहां पे कि इतनी ज्यादा विविधता है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा जातियां हैं, समूह है, भाषाएं हैं, वहां पे ऐसे आंदोलन के सफल नहीं हो सकता है, और हिंसा के जरिए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। पर सबसे पहले नहीं, मैं विश्व दीपक कह रहा हूं कि आंदोलन की जड़ में तो असंतोष था ना। जब ये आंदोलन शुरू हुआ नक्सलवाड़ी से, जो बाद में माओवाद में कन्वर्ट हो गया धीरे धीरे, तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जड़ों में तो असंतोष था ना। जब तक असंतोष बना रहेगा, आंदोलन किसी न किसी रूप में चलता रहेगा। हो सकता है इतना वाइड स्प्रेड आंदोलन ना हो, लेकिन आंदोलन तो बना ही रहेगा अंदर अंदर। वो चीजें तो खत्म नहीं हो पाएंगी। देखिए, ये खुद माओ ने ऐसा कहा था। माओ ने क्या कहा था कि बंदूक की नली से ताकत निकलती है। उसका मानना था माओ त्से-तुंग का कि बंदूक की नली से ताकत निकलती है, सत्ता निकलती है, और हम उसको हासिल कर लेंगे। उसने हासिल किया चाइना में, लेकिन क्या वही मॉडल हिंदुस्तान में लगा सकते हैं आप? वैसे ही तरीके से आप यहाँ क्रांति कर सकते हैं? असंतोष तो है, हमारे अंदर भी असंतोष है, आपके अंदर भी है, हम जिस समूह से आते हैं उसके अंदर भी असंतोष है। लेकिन क्या हम उस असंतोष को जस्टिफाई करने के लिए वायलेंस के जरिए, हिंसा के जरिए हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मैं मानता हूं कि इसकी जो लीडरशिप है वो बेसिकली जिम्मेदार है। वो जो लोग मारे गए उनके प्रति मेरी सहानुभूति है, क्योंकि वो भी दौर था जब हमने इसको बहुत नजदीक से देखा, और काफी हद तक आप कह सकते हैं कि इसके जो चलाने वाले लोग थे उनके साथ तमाम तरह की अपने हम लोगों के बातें थी। तो उनके लिए अब जरूर अफसोस है कि जो लोग इसमें मारे जाते हैं, वो इसमें से कोई भी लीडरशिप भी मारे गए हैं। लीडरशिप जो इसकी है वो तो जेल में थी। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको छोटे से। कोबाड गांधी सीए था, मुंबई के बहुत अमीर परिवार में पैदा था। उसने लंदन में पढ़ाई लिखाई की थी। वो हिंदुस्तान आया और माओवादी आंदोलन में शामिल हुए। उनकी पत्नी थी, मेरे ख्याल से उनका नाम, अगर मैं सही या भूल नहीं रहा हूँ, तो शायद उनका नाम अनुराधा था। अनुराधा, राइट, हाँ, अनुराधा। मैं उनसे मिला भी था, और कोबाड से भी कई बार मिला था। फिर वो पकड़े गए, यहाँ पे दिल्ली से पकड़े गए। वो दिल्ली में जो अर्बन सेंटर्स थे इनके, जहाँ पे उनको काम करने की जिम्मेदारी थी उसके एक्सपेंशन की, आंदोलन की,
वो अपना काम कर रहे थे, वो पकड़े गए। उसी दौरान हमारे बहुत सारे साथ के लोग मारे भी गए। पंकज जी को याद होगा कि एक लड़का मारे गए थे, हेमचंद पांडे, उसको आजाद के साथ उठा करके आजाद के साथ उठा के उसको गोली मार दी गई, तेलंगाना पुलिस ने मार दिया, तो उसे एनकाउंटर कर दिया था। तो बहुत सारे हम लोगों के आसपास के लोग मारे भी गए। लेकिन कोबाद गांधी कैसे जेल से छूटे? जो मेरी शिकायत है इन लोगों से या इस आंदोलन से या इस विचारधारा के समर्थकों से, वो यही है कि जब तक ये पकड़े नहीं जाते हैं तब तक ये माओवादी होते हैं या नक्सलवादी होते हैं या क्रांतिकारी होते हैं, और जैसे ही पकड़े जाते हैं वैसे ही मानवाधिकार कार्यकर्ता हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप जिस विचारधारा को हेल करने में ही आपका साहस नहीं है, आपके अंदर इतना नैतिक साहस नहीं है कि आप अपनी विचारधारा को हेल कर सकें, पब्लिकली कह सकें माओवादी हैं। तो आपकी जो तमाम बातें हैं वो फ्रॉड और दकियानूसी हैं, और उसका यही अंत होना था। ये दुखद है, लेकिन और क्या कर सकते हैं। और ऐसा मैं मानता हूं कि इस तरह के किसी भी आइडियोलॉजी को न तो सपोर्ट करना चाहिए, ना ही उसका कोई डिफेंस है। हिंसा को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऑन अ लाइटर नोट, आप जैसे कहा कि जो अमित शाह साहब हैं ये ज्योतिषी हैं, तो ये भाजपा में पूरे सारे लोग ज्योतिषी हैं, प्रधानमंत्री भी ज्योतिषी हैं। आप देखिए 2022 में उन्होंने कहा था कि फार्मर्स की आय जो है वो दोगुनी हो जाएगी, 2022 में सबको घर मिल जाएगा, 2022 में सबके नलों से पानी मिल जाएगा सबको। तो वो खैर उसमें से तो कुछ पूरा नहीं हुआ। तो ठीक है, इस प्रोग्राम को यहीं खत्म किया जाए। बिल्कुल, काफी हो गई। थैंक यू।